वेलकम फ्रेंड्स, टीएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यूनिट नंबर 10 को कवर कर रहे हैं। साथ ही ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है जो राज्य निर्वाचन आयोग है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही कई अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी यूनिट नंबर 10 अच्छे से कवर कर सकें। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हर बार के एमपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में यूनिट नंबर 10 से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलो देख लेते हैं स्टार्टिंग से क्या है। आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 तो देख ही लिया होगा जो भारत निर्वाचन आयोग था। अगर नहीं देखा है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो भी आप उसे देखें। चलिए, तो क्या है ये राज्य निर्वाचन आयोग है ना। चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लें क्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 243 के, कौन सा अनुच्छेद है? 243 के भाग कौन सा है? 9। ठीक, अच्छा, उसका भारत निर्वाचन आयोग का भाग कौन सा था ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक, चलो, भाग 9 में वर्णन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। दो प्रकार की निकाय थी, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय। एक और कौन सी थी? कार्यकारी निकाय। ठीक, टोटल कितने निकाय में बांटा था, मतलब कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 भागों में। ठीक, जो कि लेक्चर नंबर 1 में है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। चलिए इसकी सामान्य जानकारी थोड़ी और देख लें क्या क्या है। तो 73वां संविधान संशोधन 1992, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या आया? पंचायत चुनाव की नींव रखी। 74वें संविधान संशोधन 1992, कौन सा रखा? नगर निकाय चुनाव के लिए जो नींव रखी। ठीक, दोनों 73वां और 74वां ये हर बार कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछा गया है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इसे आप ध्यान से रखें। 73वां कौन सा था? पंचायत चुनाव। 74वां कौन सा है? नगर निकाय। चलिए इसके कार्य के बारे में थोड़ा सा देख लें। कार्य संचालन की शक्ति के संदर्भ में अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के निर्वाचन आयोग के पास हैं, वही अधिकार राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के पास हैं। एक मतलब कार्य के बारे में बात कर रहे हैं। कार्य के बारे में क्या बात कर रहे हैं? जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग को जो शक्तियां प्राप्त हैं, वही शक्तियां निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोग के पास हैं। मतलब दोनों में जो पावर का डिवीज़न है वो इक्वल है ना। ऐसा नहीं कि भारत निर्वाचन आयोग के पास ज़्यादा शक्तियां हैं, पावरफुल है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग उससे कम शक्ति वाला नहीं। दोनों को इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। चलिए, और क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख पंचायतों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के भाग 9 और नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद 243 ZA, इसको भी ध्यान से देख लें। ZA 243 ZA भाग 9 का, ठीक, वो कौन सा था? पंचायतों के लिए कौन सा भाग है? 9। और नगर पालिकाओं के लिए कौन सा भाग है? 9 का। ठीक, में वर्णन किया गया है। ठीक, कौन सा? नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों का। ठीक हो गया। चलो, हालांकि 234 ZA में लिखा गया है, सॉरी 234 नहीं, ये 243 होगा। ठीक, में यही लिखा गया है, नगरपालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का अर्थ उसी आयोग से है जिसका उल्लेख 243 में किया गया है। ठीक, सही है। चलो उसके अनुच्छेद के बारे में थोड़ा जान लें। क्या 243 अनुच्छेद में उनकी का वो क्या मतलब क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में देख लें। पंचायतों
या नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक, ये कौन से अनुच्छेद 243 के भाग नंबर 1 में इसका वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा कि राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो कौन कर रहा है यहाँ, राज्यपाल। भाई भारत निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक, अच्छा, वहाँ भारत निर्वाचन आयोग के बारे में हमें बताएं कि वो कैसी निकाय है। ठीक, कौन सी बॉडी है। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लें क्या है। वो भाग 1 था के का, भाग 2 है अनुच्छेद 243 के भाग 2। इसमें क्या क्या वर्णन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें और पदअवधि ऐसी होंगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई हैं, विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसमें क्या है कि जो भी कुछ होगा, कार्यशक्ति या उनकी पदअवधि कितनी होगी वो राज्यपाल निर्धारित करेगा, या उनको वेतन फंड कितने देना है, या राज्य का विधानमंडल जो बना देगा, मतलब बिल पारित करेगा। ठीक, वो बता देगा कि हमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है इतनी इनके लिए सैलरी देना है, इतने समय तक अपन लोगों को इन्हें रखना है। ठीक, ये सब कौन, राज्य विधानमंडल तैयार करेगा। साथ ही उस पर जो राज्यपाल होगा वो अपनी प्रतिक्रिया दे देगा। ठीक, चलिए और आगे क्या है। इन सेवा शर्तों में कार्यकाल के दौरान लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, अगर मान लो कोई भी ए नाम के जो अध्यक्ष हैं वो अपने राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, वो अपना कार्यकाल उनका चल रहा है अभी वर्तमान में, मतलब चल रहा है, कंटिन्यू है। तो उनके कार्यकाल के दौरान ना तो उनकी सेवा अवधि में कोई परिवर्तन किया जाएगा, ना ही उनकी सैलरी में कोई कटौती की जाएगी, ना ही उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती की जाएगी। ठीक, जो भी अगर राज्य विधानमंडल अगर कोई भी नियम बना देती है तो वो नियम अगले सत्र से, यानी अगले सेशन, यानी जब ए नाम के अध्यक्ष रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ही लागू होगा। ठीक, तो उनकी सेवा शर्तों या कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अलाभकारी परिवर्तन का मतलब यही था। ठीक, त्यागपत्र। अच्छा, त्यागपत्र किसे देंगे, अगर अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसे दे देंगे, राज्यपाल को सौंप देंगे। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है, नियुक्त तो कर लिया, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या होती। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी प्रक्रिया व उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, महाभियोग आए तो आप महाभियोग ना लगाएं। बेटर यही रहेगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, किसे, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, बट महाभियोग नहीं चलाया जाता है, ये आप याद रखें। ठीक, चलो नेक्स्ट अनुच्छेद देख लें। अनुच्छेद 243 भाग 3। ठीक, जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करें तब किसी राज्य का राज्यपाल आयोग
उसे उन्हें कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो कि उसे कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक होंगे। बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग अगर रिक्वेस्ट करेंगे राज्यपाल से कि हम चुनाव करवा रहे हैं या कुछ और भी उनके प्रोग्राम्स चलते हैं, वो बोलेंगे कि हमें ये करवाना है, तो ये जिम्मेदारी राज्यपाल की है कि राज्यपाल उन्हें कर्मचारी मुहैया कराएं। ठीक, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 243 के भाग में लिखा गया है। सही, चलो नेक्स्ट देख लें। अनुच्छेद 243 के 4 में क्या है? इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल पंचायत चुनाव हेतु नियम बना सकता है। इसी क्रम में राज्य विधानमंडल ने पंचायत चुनाव हेतु 1994 में नियम बनाए। ठीक, सही है, 1994 में नियम बनाए थे ना, उसके पास अधिकार हैं, वो बना सकता है। कौन? राज्य का राज्य विधानमंडल। चलो अनुच्छेद देख लें 243 ओ। क्या बोल रहा है? राज्य द्वारा निर्वाचन परिसीमन के संबंध में बने कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उधर भी हमने देखा था परिसीमन आयोग के बारे में, कौन से? भारत निर्वाचन आयोग में। इधर भी अपन लोग देख रहे हैं कि अपन इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक, इसका कार्य के बारे में देख लें, क्या क्या कार्य हैं इसके। पंचायत एवं नगर पालिकाओं का चुनाव कराना, किसका? राज्य निर्वाचन आयोग के, है ना। निर्वाचन नामावली तैयार करना, राज्यपाल से कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु कहना या उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, पंचायतों व नगर पालिकाओं चुनाव की तिथि की घोषणा करना, नामांकन पत्रों का परीक्षा एवं चुनाव चिन्ह आवंटन करना। हाँ, वो रहता ना कि चुनाव चिन्ह को आवंटन करना, क्योंकि नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायत जैसे में तो अपने राष्ट्रीय स्तर के होते नहीं कि पहले से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये चुनाव चिन्ह होगा, ये चुनाव चिन्ह होगा, नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, सभी को एक एक चुनाव चिन्ह देते हैं, उसके तहत तो उनका जो नामांकन होता है उस चुनाव चिन्ह पे रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक, अवधि गतिविधियों होने पर निर्वाचन रद्द करना, जो आवधिक गतिविधियां होती हैं ना, उनके लिए जैसे अभी कोविड आया था, कोविड के कारण लोगों ने चुनाव को रद्द कर दिया काफ़ी समय तक किया, और पंचायत चुनाव जैसे तो काफ़ी लेट हो गए ना, तो ऐसे में चुनाव आयोग ये अपना निर्णय ले सकता है। चलिए ये देख लें क्या लिखा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, आप राज्य के लिए काम कर रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए काम करता है? राज्य के लिए। तो ये किसके जो वेतन भत्ते होंगे तो वो किस पे भारित होंगे? राज्य की संचित निधि पे। वहीं भारत निर्वाचन आयोग के जो भी आयोग है उसके लिए व्यय कौन करेगा? भारत संचित निधि। ठीक, ये सही है। चलो देख लें और आगे देखें आगे क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा, यहीं मध्य प्रदेश के बारे में देख लें, क्योंकि वो राज्य के हो गए, थोड़ा अपन मध्य प्रदेश की, क्योंकि अपन ने MPPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी अपन लोग देख लें थोड़ा। परिचय, इसमें क्या है? यह स्वतंत्र व संवैधानिक निकाय है, ये तो आपने पढ़ भी लिया। इसका गठन कब हुआ? 15 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य बना। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, जब राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया तो सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश ने कहा कि हम राज्य निर्वाचन आयोग का सबसे पहला गठन करते हैं। अच्छा, इसका ध्येय वाक्य क्या है ये पूछा जा सकता है ना। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ये ध्येय याद रखें, क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अधिसूचना क्या है? अधिसूचना के बारे में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम पंचायतों का चुनाव संबंधी सूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की थी।
एवं अब तक 5 बार चुनाव हो चुके हैं। कब से? 1994 से। ठीक, चलो और जानकारी चाहिए ना तो मुझे बताएं आप, मैं आपको और जानकारी देने की दे सकता हूँ। ठीक, और इसके बारे में देख लूँ। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? NB लोहानी। ठीक, प्रथम सचिव कौन थे? प्रकाश चंद्र थे। ठीक, प्रथम महिला सचिव कौन थी? विजय श्रीवास्तव। वर्तमान सचिव कौन है? 2 बार टाइप हो, कोई बात नहीं है। दुर्ग विजय सिंह। चलिए, इनकी ये कार्यकाल है, ये टेबल है, टेबल फॉर्म में देख लें अपन, है ना, देख लेना ये क्या क्या है। चलिए थोड़ा वो और देख लें क्या है ये समितियों के। अच्छा हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कुछ समितियां बनाई गई थी, उनके बारे में, क्योंकि ये कुछ समितियां हैं, कई सारी समितियां हैं, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगी मैंने आपको ये सर्च की, और साथ ही इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको डिस्कशन देता हूँ। आपको और भी समितियां पढ़ना है राज्य निर्वाचन आयोग से, लेकिन मुझे ये महत्वपूर्ण लगी क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे ना। चलिए, कौन सी समिति है? तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति क्या है, कब बनी ये? 1974 से 75 के बीच में, है ना। ये क्या है? वेस्ट मताधिकार की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष करना। ये अच्छा था। हाँ, 21 से हटाकर 18 वर्ष करना। चलिए, राजनीतिक दलों के लिए उन्होंने क्या कहा? राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार का चुनाव व्यय का लेखा जोखा, व्यय मतलब पैसा, है ना, ये यहाँ गलत लिखा हो गया है ना, व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग को देना होगा। आप किस उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, है ना, उसका रिकॉर्ड दो। साथ ही आपने चुनाव में कितना पैसा खर्च करने वाले हो, कितना करोगे और कितना हो गया, वो भी लेखा जोखा देना पड़ेगा आपको चुनाव आयोग को, है ना। जिससे क्या मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो सके ना, लोगों को पैसे देकर वोट ना ले सकें, ऐसा करके चुनाव आयोग एक प्रकार से नियंत्रण बनाए रखता है पूरे चुनाव पर। चलो, चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करें। अब ये सही है, ऐसा नहीं कि आप लोग अब सोचें कि हर कोई खड़ा हो जाए चुनाव में, तो इसलिए चुनाव आयोग ने ये निश्चित किया कि आप इतने पैसे अगर जमा करते हैं तो ही तभी आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। ठीक, चलिए, ठीक है, ये समिति हो गई तारकुंडी समिति। अब नेक्स्ट समिति कौन सी है? दिनेश गोस्वामी समिति। ये कब बनाई गई? 1990 में। इसने क्या कहा? तो ये मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन का प्रयोग किया जाए। ठीक, कौन सी? दिनेश गोस्वामी समिति ने। आगे क्या बोल रहे हैं? मतदान फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। हाँ, ये सही है कि आपने एक पेपर दे दिया, उस पे नाम और नाम, उसकी आयु और थोड़ा बहुत और जानकारी है, बट वहाँ तो पता ही नहीं कौन वोट डालने आया कौन नहीं आया ना। तो इसलिए इस समिति का सबसे अच्छा निर्णय यही था कि हाँ, मतदान में पहचान पत्र होना चाहिए। तो उससे क्या है, फ़ोटो वाला, तो अगर कोई डालने आ रहा है तो फ़ोटो एटलीस्ट हम लोग फ़ोटो से मैच तो कर लेंगे, हाँ ये सही कैंडिडेट ही आया है मतदान करने के लिए। चलिए, अगले पॉइंट में क्या कहते हैं? केंद्र या राज्य स्तर पर जनप्रतिनिधियों का पद खाली होने की दशा में 6 माह के अंदर निर्वाचन व्यवस्था की जाए। ये भी सही है। कोई भी स्तर पे अगर जनप्रतिनिधि का पद खाली है तो वहाँ का विकास कैसे हो? उस पर्टिकुलर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव अपना विधानमंडल और केंद्र में जा ही नहीं रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि 6 माह तक तो 6 माह तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, 6 माह के बाद चुनाव कराना आवश्यक हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा 6 माह के अंदर अंदर आप लोग ये कंप्लीट करा लें। ठीक है, ये इसका निर्णय था। चलो अगली समिति देख लें, कौन सी समिति है? इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति कब है? 1998 में बनाई गई थी। इसने क्या क्या कहा? लोकसभा व विधानसभा चुनाव का खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
लोकसभा व विधानसभा चुनाव का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जो भी पैसा जितना भी खर्च होगा वो सरकार गवर्नमेंट खर्च करेगी, है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई सी एक्स नंबर की पार्टी है वही पूरा का पूरा पैसा खर्च कर रही है, नहीं। इसके लिए किसने क्या कहा कि सरकार पैसा देगी, ठीक। और इसमें क्या कहा है, 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान की जाने की व्यवस्था हो। अगर आप 10,000 तक कैश ठीक है, अगर और ज़्यादा कैश दे रहे हो तो चेक या उसके ड्राफ्ट के थ्रू दोगे तो आप कहाँ जाओगे, बैंक से आपको चेक इशू कर, बैंक से आपको कैश लेना पड़ेगा चेक जमा करके। तो इससे क्या रहेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, क्योंकि एक रिकॉर्ड बैंक के पास भी चला जाएगा, जिसके कारण अगर आप कि कितना पैसा खर्च हुआ है तो एक स्टेटमेंट बैंक में निकाल के दे देगी कि एक्स नंबर की पार्टी आई है ना, इतना इतना पैसा लेके गई थी, ये हमारे पास उसके रिकॉर्ड हैं, ये इतने नंबर का चेक था। तो इससे भ्रष्टाचार कम होने की अधिक संभावना है ना। चलो नेक्स्ट देख लें कौन सी है, के संथानम समिति। ये समिति क्या बोल रही है, निर्वाचन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आहारता की व्यवस्था की हो, ठीक। अगला क्या बोला, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतदाता की योग्यता, मतदाता सूची की तैयारी, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, संसद तथा राज्य विधायिकाओं के संस्थानों के आवंटन आदि के बारे में प्रावधान करती है। इसने ये कह दिया कि हाँ 1951 में जो भी बना अधिनियम बना उसमें परिसीमन आयोग है, विधायक और जी मतदान सूची को तैयार करना है, कैसे कैसे करना है उसके बारे में ये की संथानम समिति कहती है, ठीक। चलिए और भी समितियां हैं, अगर आपको और समितियां देखना है या उनके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर इस समिति के बारे में बता दीजिए, या फिर कुछ और चाहिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में है तो उसके बारे में बता दीजिए, है ना। चलो अब देख लें क्या है आगे। चलिए यहीं ख़त्म होती है क्लास, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, ठीक। साथ ही थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड मेरा हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा लेक्चर नंबर 3 ज़रूर देखें, ठीक। लेक्चर नंबर मेरा 1 आपने देख लिया तो थैंक यू, और नहीं देखा है तो आप देखें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा, ठीक। चलिए साथ ही अगर आपको कोई भी रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि हम अच्छे से अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं और आपको अच्छे अंक प्राप्त कराने की में सहायक बने, ठीक है। थैंक यू।